उद्बोधन से इस कार्यक्रम की शोभा और सबका गौरव आगे बढ़ा है। उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बाहर से आई हैं हमारे मध्य प्रदेश के जो विशेषज्ञ यहाँ पे आए हैं संस्कृत, गणित, विज्ञान को आपस में लिंक करने के लिए, उनका भी मैं धन्यवाद यहाँ पे प्रकट करता हूँ। तो जो मैं आपसे एक विषय रखना चाह रहा था, जैसे मैडम ने यहाँ पे कहा, हमें एक्शन रिसर्च पे जाना होगा। व्यावहारिक अगर हम उपयोग सिद्ध कर सकते हैं मंत्रों का और साइंटिफिकली इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इसकी जय जयकार तो होगी और विश्व में हमेशा वहाँ कागज पे माना जाता है कि कागज पे है तो सत्य है, नहीं तो कहते हैं कि आप। संस्कृतम वास्तु विज्ञानम च, किसी भी भवन निर्माण में यदि वास्तु विद्या का चिंतन न किया जाए तो सुखकर आनंदप्रद वह भवन नहीं होता है। उस सबको बताने के लिए, उन विधाओं को जानने के लिए हमारे बीच में सुविख्यात वास्तुविद डॉक्टर वैशाली गुप्ता जी हैं। आपको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर वैशाली गुप्ता। सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मैं इस पर आपकी जितने बाहर खा है खासकर संस्कृत के पचे जी आपके सभी आनंद फाइबर जी अन्य सभी जो यहाँ पे विराजमान हैं, सारे जो श्रोतागण हैं और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, इन सबको मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इस विशेष मंच पर आपने मुझे ये विचार साझा करने का एक अवसर दिया। मेरा नाम डॉक्टर वैशाली गुप्ता है और मैं पिछले 20 साल से वैदिक वास्तु शास्त्र के विज्ञान और अभ्यास को आगे ले जाने का एक हम्बल प्रयत्न कर रही हूँ। आज के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नाम के आगे अगर वास्तु शास्त्री है तो वैदिक शब्द का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के इतने विकृत जो है वो वर्जन सब आ चुके हैं जो कि वेदों के ज्ञान से बहुत ज्यादा विहीन है। और आज मेरे वास्तु शास्त्री यहाँ पर खड़े होकर ये जो मुझे मंच मिला है, विशिष्ट मंच मिला है, जहाँ पर मैं अपने लिए हृदय के भाव आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं सभी कार्यक्रम के आयोजकों की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत जो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और विज्ञान। भारत एक ऐसा भाग जगह है, अगर हम इसकी संस्कृत में व्याख्यान को समझे तो भाव का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान का आलोक और रस का मतलब है जो इसमें आनंद देता, यानी कि भारत का अर्थ है जो कि इस ज्ञान की परंपरा में आनंद लेता हो, इसके प्रकाश में आनंद लेता हो। और अगर एक भारतीय की परिभाषा को अगर हम संस्कृत में जाने तो कहा गया है गायत्री देवा की गीताली धन्यास्तु में भारत भूमि आगे स्वर्ग अकबर विस्फल मान होते दहनति धोया पुरुषार्थत्वा। अपने इस टॉक में मैं थोड़ा सा सामान्य हिंदी और थोड़ा सा अंग्रेजी का सहारा लेना चाहूंगी, जिससे कि मैं अपनी बात को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आप तक पहुंचा पाऊं। तो इस श्लोक का अर्थ है The gods indeed sing songs of praise, saying, "Blessed are those who are born in the land of Bharat. For this land is a pathway to both heaven and liberation. Here humans attain a higher state of divinity, surpassing even the gods." यानी कि भगवान से भी आगे का जो दर्जा है वो एक भारतीय को इसमें दिया गया है। आज जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, ये मेरे हृदय में बहुत ही नजदीक है, क्योंकि वास्तु शास्त्र जो है, जो वैदिक वास्तु शास्त्र है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक आदर्श उदाहरण है। साथ ही साथ संस्कृत को विज्ञान से जोड़ने का एक सटीक संबंध जो स्थापित करता है वो वास्तु शास्त्र है। और हमारे महर्षि जिन्होंने वास्तु शास्त्र के ज्ञान को दिया था, उन्होंने इस ज्ञान को असेंडेड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि ध्यान की उच्च स्थिति में कह सकते हैं कि ज्ञान को डाउनलोड किया था और श्रुति और स्मृति के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाया। और इसके लिए जो उन्होंने जिस भाषा का माध्यम यूज किया वो थी संस्कृत।
तो ये कह सकते हैं कि शायद यही वजह है, क्योंकि 18 महर्षियों की वाणी है, इसीलिए संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। और आज यहाँ पर देवभूमि में खड़े होकर के देववाणी के बारे में जब कुछ कहने का मौका मिल रहा है, तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। वास्तुशास्त्र जो है, जैसे सबसे पहले भी बहुत सारे भी ने बताया कि कैसे विज्ञान जो है वो संस्कृत में छुपा हुआ है, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि वास्तुशास्त्र जो है वो आज के समय में बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट हो गया है। ये बात तो आज सभी मानेंगे। आज जैसे ही YouTube खोलते हैं तो वास्तुशास्त्र पे अनगिनत वीडियोस आने लगते हैं, और क्योंकि ये हमारे घर से संबंध रखता है, आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको वास्तुशास्त्र में रुचि है। वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक सिद्धांत है जो मायावाद में दिया गया है, जो शायद आज के आधुनिक वास्तुशास्त्री जिनका जो ज्ञान है वो शास्त्रों से बहुत परे, शायद फेंग शुई से मिला है, कोई नया ही फॉर्म आया है वास्तुशास्त्र का। ये मायावाद में एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है वास्तुशास्त्र का, उसमें दिया गया है दिक् और काल का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत अगर आप सुनेंगे तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक ये रेवोल्यूशन है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि दिशा का संबंध और समय का आवर्तन अगर हो जाए तो आपको अपने वास्तुशास्त्र के किए गए निवारण में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने घर में वास्तुशास्त्र की कोई रेमेडी कराई किसी दिशा में, अगर आपने उसको शुभ समय के साथ यानी कि मुहूर्त के साथ जोड़ दिया, तो हजारों गुणों ज्यादा जो है उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। दिक् यानी कि डायरेक्शन, काल यानी कि शुभ समय, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका ध्यान आजकल के आधुनिक वास्तुशास्त्र में बिल्कुल ही नहीं रखा जाता कि जो यंत्र लगाया जा रहा है वो संस्कृत के मंत्रों की शक्ति से प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं, या फिर उसमें हमने मुहूर्त का प्रयोग किया या नहीं। किसी भी मटेरियल से किसी भी चीज को उठा करके जिसका शास्त्रों में कुछ भी वर्णन नहीं है, दिक् काल के समागम के बिना उसको लगा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि पता नहीं वास्तुशास्त्र काम करता है कि नहीं। अगर वेदों से भी वास्तुशास्त्र अगर हम करेंगे तो शायद वो सत्ता सभी काम नहीं सकता। और अफसोस की बात ये है, ये दिक् काल का कॉन्सेप्ट जो हमारे 18 महर्षियों ने हमको हजारों साल पहले बताया, वो जाकर के आगे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, उन्होंने स्पेस टाइम कंटिन्यूम में बताया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि स्पेस एंड टाइम इज द फोर्थ डिमेंशन। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बात हमारे महर्षियों ने संस्कृत के श्लोकों में शास्त्रों के माध्यम से हजारों साल पहले बताई, साइंस उसका आविष्कार अभी कुछ साल पहले कर रहा है। अब जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, शायद आपने वास्तुशास्त्र का कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई भी आधुनिक वास्तुशास्त्री बात नहीं करते, क्योंकि वो जानते नहीं। मायावाद और मानसशास्त्र जो है इसमें बताया गया है, जिनमें सिंपल इंग्लिश में बोलूं, वास्तुशास्त्र इज द साइंस ऑफ इवेंटोलॉजी, यानी कि आपके जीवन में जो घटनाएं होती है वास्तुशास्त्र उसका विज्ञान। यानी कि वास्तुशास्त्र अगर सही मायने में वैदिक वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस करे तो ये बता सकता है कि आपके जीवन में एक घर में जाने के बाद किस प्रकार की घटनाएं आएंगी। और जो सिद्धांत मायावाद में दिया गया है वो घट, घटना और घटाकाश। घट यानी कि घड़ा जो कि आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, घटाकाश यानी कि उसके अंदर का स्पेस एलिमेंट, उस घटाकाश की वजह से आपके जीवन में घटनाएं होती हैं। घट, घटना, घटाकाश, यानी कि जैसे आपका घट है, आपका घर है, वैसे उसके अंदर का आकाश है, वैसी घटनाएं आपके जीवन में होंगी। इसी बात को अपराजिता परीक्षा ने बताया है, आकार, प्रकार, गुण, स्वभाव, कर्म और काल। आकार जो घर का है वो आपके काल से संबंध रखता है, यानी कि जैसा आपके घर का आकार है वैसे आपके घर की ऊर्जा का प्रकार है। जैसे घर की ऊर्जा का प्रकार है वैसे आपके घर में गुण है, यानी कि सात्विक, राजसिक या तामसिक। और जैसे गुण आपके घर में होंगे वैसे ग्रह स्वामी का स्वभाव होगा, जैसा स्वभाव होगा वैसे उनके कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा उनका काल होगा।
तो आप देख सकते हैं कि कितना लॉजिकल और वैज्ञानिक सिद्धांत है कि आकार को जो है वह स्वामी के काल से जोड़ा गया है। अब इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि वास्तु का जो विज्ञान है वो संस्कृत के श्लोकों में कैसे फूट कर इतने स्पष्ट तरीके से भरा है, उससे पहले मैं एक ऐसी बात आपसे कहना चाहूंगी जो कि एक वास्तुशास्त्री, वैदिक वास्तुशास्त्री के अनुसार जिसकी पीड़ा मैं बहुत महसूस करती हूँ, और वो ये है कि आजकल का जो वास्तुशास्त्र प्रैक्टिस हो रहा है वो वास्तुशास्त्र से कई बहुत परे, वेदों के ज्ञान से बिल्कुल विहीन है और ओरिएंटल साइंसेस जैसे फेंग शुई इत्यादि इसमें ऐड हो गई है। और इसका मुख्य कारण ये है कि शास्त्रों में दिए गए, संस्कृत में दिए गए जो शास्त्र के विज्ञान है, वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत है, उनको पढ़ने का कोई कष्ट नहीं करना चाहते। आप इंटरनेट में देखेंगे इतना सारा जो है वो नियरन से वास्तु जो कि हमारे शास्त्रों से बहुत परे है वो फ्लोट कर रहा है। वो बहुत आसान है सबको उसको लेना, उसके बारे में बातचीत करना, क्योंकि आजकल वास्तु को लेकर इतनी लोकप्रियता है कि फियर को लेकर के भी जो है बहुत सारे वास्तुशास्त्री काम कर रहे हैं। बृहद संहिता में कहा था वास्तुशास्त्र प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्याय। I hereby propound the science of Vastu for the well-being of the human beings. लेकिन आज जो है इतना fear based वास्तु है, इतना शास्त्रों से परे है कि इसको वास्तुशास्त्र शायद कहा भी नहीं जा सकता। हर एक व्यक्ति अपना तथ्य बता रहा है, लेकिन शास्त्रों के सत्य की बात जो है वो कोई भी नहीं कर रहा है। और सबसे ज्यादा पीड़ा ये होती है कि जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, मानस शास्त्र, नरनर सुप्रदान, विश्वकर्मा प्रकाश, प्रांतपेक्षा, सब में देवताओं का स्थान दिया गया है। 45 देवताओं का स्थान दिया गया है, which are actually energy fields, जिससे कि हम उनका सम्मान करें, उनको देवताओं का नाम दिया गया था। जैसे कि ये मुख्य का स्थान है, ये प्रहलाद का स्थान है, ये स्वयं सोम का स्थान है, इंद्र का स्थान है, देवस्थान का स्थान है, कि वो देवताओं के नाम सुन के हमारे मन में एक आदर भाव प्रकट हो। लेकिन आज जो वास्तुशास्त्र है जिसमें ना किसी ने संस्कृत को जाना, ना किसी को वेदों को जाना, तो बोलेंगे N1 N2 N3 की एंट्री है, E1 E2 E3 की एंट्री है। ये E1 E2 नहीं है, ये इंद्र का स्थान है, महेंद्र का स्थान है, ये N1 N2 नहीं है, ये मुख्य का प्रहलाद का सोम का स्थान है। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि आज ये मंच संस्कृत डिपार्टमेंट और जो यूकोस्ट ने हमको प्रोवाइड किया है, यहाँ पे मैं डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही जो है इफेक्टिव मंच है, जहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, रेनेसांस ऑफ वैदिक वास्तुशास्त्र की जरूरत है, यानी कि पुनरुत्थान की जरूरत है। नहीं तो संस्कृत भी जो है उसमें जो ज्ञान है वास्तुशास्त्र का वो भी विलुप्त हो जाएगा, और न जाने कौन सा फॉर्म ऑफ वास्तुशास्त्र आ जाएगा जिसके बारे में हमारे अठारह महर्षियों ने कभी नहीं कहा। और वास्तु शास्त्र की अगर जो बात करूं तो मुझसे पहले भी इसने बात करी, वक्ता है कि सिद्धांत और संहिता है, और सिद्धांत जो है वास्तुशास्त्र की फिलॉसफी है, यानी कि उसकी मूल को तथ्य है, और संहिता जो है वो उसके वो टेक्स्ट है जिसमें कि वो फिलॉसफी और विज्ञान जो है संस्कृत के श्लोकों में समाया हुआ है। महाभारत तक में ये इतना प्राचीन ज्ञान है कि महाभारत तक में वास्तुशास्त्र के और जो है साइटेशंस है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, सबसे पुराना जो हमारा ऋग्वेद है, उसमें भी वास्तुपति को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान यानी कि सेक्रेड साइंटिफिक रिचुअल्स कैसे करें ये बताया गया है। मत्स्य पुराण में वास्तु के वैज्ञानिक पहलुओं को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, हमारे शास्त्र के कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनको समझने के लिए सब्लाइम इंटेलेक्ट की जरूरत है। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल और रैशनल माइंड से इनको समझ लेंगे तो वो शायद मुश्किल है, क्योंकि वी नीड अ सब्लाइम रिफाइंड इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड कि संस्कृत में इन श्लोकों में दिया गया है। और आपको अगर साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो स्थापत्य में जो कि अथर्ववेद का एक उपांग है, उसमें वैज्ञानिक गणितीय सूत्र यानी कि अयादी षड्वर्ग दिए गए हैं, जिसमें हाईली साइंटिफिक फॉर्मूलाज है, पवित्र ज्यामिति यानी कि सेक्रेड ज्योमेट्री, प्रकाश ध्वनि एवं तरंगे यानी कि लाइट साउंड एंड वाइब्रेशंस, इनके भी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और वास्तुशास्त्र के जितने प्रमुख ग्रंथ हैं, मायामंत्र, मानसा, विश्वकर्मा प्रकाश, समग्र सूत्रकार,
जो कि राजा भोज द्वारा रचित है। अपराजिता परीक्षा आदि सभी जो है वास्तु में विज्ञान को प्रकाशित करते हैं और सभी संस्कृत में लिखे गए। विश्वकर्मा प्रकाश 3 to 4th century C, मानसारा 5th to 6th century C, व्ययसंहिता 6th century and so on and so forth। लगभग 3000 साल तक इस विज्ञान को केवल संस्कृत की भाषा जो है उसमें हमारे महर्षियों ने श्रुति और स्मृति के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया और शायद यही वजह है क्योंकि ये महर्षियों की वाणी है तो इसे देववाणी कहा जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक जो मैं आपसे शेयर करूंगी, ये दिया गया है मायावदन में, जो ये बताता है कि वास्तु स्थापत्य कैसा होना चाहिए। यानी कि हमारे शास्त्रों में क्वालिफिकेशन है कि अगर आप वास्तु जैसे शास्त्रों प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो शास्त्र में जो श्लोक है वो कहता है, शास्त्रम कर्मम प्रज्ञाशीलम च क्रिया लंबितम दक्ष लक्षण युक्तार्थम शास्त्र निष्ठो नरो भवेत् सामग्र गणित च एवं ज्योतिषम छंद एवं च शिराध्ययन तथा शिल्पम यर्ति कर्म विदिस्तवा एकाग्रंधानि जानीयात् वास्तु शास्त्रस्य बुद्धिमान् शास्त्र अनुसारे अभ्युत लक्षणानि च लक्षयेत् यस्तु शास्त्रं विज्ञाय प्रयोक्ता स्थपति भवेत् हन्मन्य सह स्वयं राजा मृत्युवत् राज हिंसका। और इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो ये कहता है, A person who is well read, who is a man of action, is intelligent and noble, can understand the characteristics of materials and has deep interest and knowledge in the ancient scriptures. Only such a person can become a sthavati. He should know Vastu Shastra, the science of Samudrik Shastra, the science of Ganesh Shastra, the science of Jyotish Shastra, so on and so forth. And only such a well-read person has the qualification of becoming a sthavati. यानी कि माया मतलब में भी ये दिया गया है कि जब तक आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है आप अपने आप को स्थापति जो है वो प्रैक्टिस में लेके नहीं ला सकते। एंड वंस अगेन वास्तु के जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनकी वेरियस संस्कृत टेक्स्ट में दिए गए हैं। आप देखेंगे कि सोलर मूवमेंट जो है सूर्य की गति को वास्तु के टेक्स्ट में बताया गया है। पृथ्वी पर चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ भी जो है वो संस्कृत के श्लोकों में है। डायरेक्शन के बारे में, ब्रह्मांडीय शक्तियों के बारे में और इस सब के जो एक्चुअल रेफरेंसेस है वो मैं आपको बहुत ही संक्षेप में आगे दूंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो हजारों साल पहले कह चुके थे वो 100 साल पहले ही मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर किया है और हमारे ऋषि मुनि इससे भली बात ही परिचित थे। तो अब हम ये जानते हैं कि विज्ञान के लिए कुछ आपको ज्यादा नहीं 4 या 5 ऐसे श्लोक बताती हूँ जिसमें ये आपको पता लगेगा कि वास्तु शास्त्र में जो विज्ञान है वो कैसे संस्कृत के श्लोकों में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब अपराजिता परीक्षा में कहा गया है वास्तु तंत्र महातंत्र शिव शक्ति सावध है। यानी कि वास्तु शास्त्र जो है वो एक महातंत्र है, इट इज अ सुपर टेक्नोलॉजी जो कि शिव और शक्ति के समागम से चलता है। अगर इसको सुपर टेक्नोलॉजी कहा गया है तो साइंस और टेक्नोलॉजी तो आपस में बहुत ही रिलेटेड है एंड वंस अगेन वास्तु शास्त्र के वैज्ञानिक पहलू को बताता है जो कि संस्कृत के श्लोकों में दिया गया है। अगर हम वास्तु पुरुष मंडल की बात करें तो वास्तु पुरुष मंडल के बारे में सभी लोग आजकल जानते हैं और कहा जाता है यस्याम भूमि यथा पुरुषो अस्ति यथा च श्री रूपिणी सते तस्याम पुरुषस्य देहि वस्तु यथा शिखरः। यानी कि वास्तु पुरुष मंडल जो है उसके बारे में कहा गया है कि संस्कृत वर्ड refers to वास्तु पुरुष whose body is the foundation of the building site and the scientific importance of aligning the building with cosmic energy is given. Highly scientific foundational principle of वास्तु शास्त्र हाउसिंग शास्त्र। अब एक बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक मैं आपको बताऊंगी जो कि वास्तु शास्त्र का एक प्रमुख श्लोक है जो कि बताता है कि पद विन्यास कैसे किया जाता है परम संहिता मंडल में। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा जो आपका फिगर 9 है उसके ऊपर इसमें दिया है चतुश्री कृते विभक्ते चतुश्री कृते क्षेत्र विभक्ति नवग्रह मध्य आदि ब्रह्मा विधेय कभी नवमी प्रदय। यानी कि आप किसी भी साइड को अगर 9x9 के डिविजन्स में डिवाइड करते हैं तो वो परम संहिता का मंडल फॉर्म करता है। परम यानी कि इसको प्री संहिता का मतलब है रेस्टिंग प्लेस ऑफ द वास्तु डेटी।
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है नंबर 9। हमारे जो महर्षि थे वो नंबर 9 की इम्पोर्टेंस को जानते थे। किसी भी संख्या को 9 से गुना करने का परिणाम हमेशा 9 होता है। ज्योतिष में जो राशि चक्र है 360 डिग्री का, उसका जोड़ भी 9 होता है। आकाश में 27 नक्षत्र का जोड़ भी 9 होता है। संस्कृत की वर्णमाला में जो 54 अक्षर है उनका जोड़ भी 9 होता है। और 9 की वजह से इसे परम संयंता मंडल कहा गया। और हमारे जो महर्षि थे उन्होंने संस्कृत में जब ये श्लोक लिखे तो वो ऑलरेडी 9 नंबर की जो मात्रा है उसको जानते थे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने आज के टाइम में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, जिसमें कहते हैं कि अगर आपके नाभि क्षेत्र से स्टेम सेल्स को यूज कर दिया जाए तो आपके शरीर का कोई भी रोग या कोई भी अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो करेक्ट हो सकती है। हमारे महर्षियों ने इस बात को बताया, मध्य महादिति ब्रह्मा विदेयु नवहि पद, यानी कि 9 सेंट्रल पार्ट्स में आप अपने घर के ब्रह्मा को जो है स्थापित करें, जो कि स्वयं शिष्या है, और रूबी के माध्यम से उनको एनर्जाइज करें। क्योंकि अगर आपने ब्रह्म स्थान को एनर्जाइज कर दिया, आप अपने घर या प्लॉट के किसी भी कटाव या बढ़ाव को ठीक कर सकते हैं। और ये जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी अब आई है, ये हमारे महर्षियों ने माया मतन के श्लोक में हजारों साल पहले दे दी थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत जो है वो विज्ञान की भाषा नहीं है, क्योंकि इतना गूढ़ विज्ञान जो है वो संस्कृत में किया गया है। और ज्यादा समय ना लेते हुए बस मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट और बताऊंगी जो आपको फिर बहुत ही चर्चा में लेके जाएंगे कि इन बातों के बारे में हमारे महर्षि कैसे जानते थे। जियोपैथिक स्ट्रेस का आपने नाम सुना होगा कि अगर हमारे प्लॉट के नीचे कुछ वाटर लाइन रन करती है, किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी सोसाइटी में एक टावर कभी कभी ऐसा होता है जिसमें कि लोग बीमार होते चले जाते हैं। आपने भी कभी सुना होगा ऐसा कि एक सोसाइटी में 4 टावर है, लेकिन एक टावर में लोग हमेशा बीमार रहते हैं। इसका कारण होता है जियोपैथिक स्ट्रेस, हार्ट में करी ग्रिड लाइन्स जो कि कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। और इतनी ये अचरज की बात है कि हमारे महर्षियों ने सूत्रों और नाड़ियों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो डिस्क्राइब करे हैं वो कुछ नहीं है, यही हार्ट में करी ग्रिड लाइन्स, यही जियोपैथिक स्ट्रेस जो है, इसके बारे में हमारे महर्षि बता चुके हैं शास्त्र में। और अगर आज की आधुनिक जो वास्तुशास्त्री है, अगर वो पूरी श्रद्धा से शास्त्र पढ़े और उनका उपयोग करें तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस, हार्ट में प्रॉब्लम, करी ग्रिड प्रॉब्लम ये कभी भी नहीं आएंगी। और कोई भी जो है किसी भी टावर में इस तरह की समस्या नहीं आएगी। और अब अपने इसको लास्ट स्टेज में एग्जाम्पल देती हूँ, पिरामिड्स के बारे में सबने सुना होगा। और निकोला टेस्ला जो है वो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने आजीवन पिरामिड्स पे शोध किया कि पिरामिड से बायोस्केलर एनर्जी फॉर्म होती है जो हीलिंग करती है, आपकी बॉडी रिजनरेट नहीं करती, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जा रही हैं। लेकिन हमारे जो टेम्पल्स के गोपुरम बनते थे, जो हमारे जो शिखर बनते थे, वो सारे पिरामिडिकल शेप में थे, क्योंकि हमारे जो महर्षि थे, जो पुराने ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट्स थे, जो स्थापति थे, तक्षक थे, वो पहले से इन बातों को जानते थे। Now coming to the end of my speech, मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूर आगे ऐसा समय आएगा कि कभी आप शायद वास्तुशास्त्र का सहारा लें, तो उस समय पे आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस भी वास्तुशास्त्री को आप बुला रहे हैं वो वैदिक वास्तुशास्त्री रहेंगे। वो जो यंत्र आपके घर में लगा रहे हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा वो संस्कृत के मंत्रों से कर रहे हैं। वो आपके घर में कुछ रिचुअल यानी कि कुछ मंत्र उच्चारण, कोई रुद्राभिषेक इत्यादि के माध्यम से यंत्र लगाए रहे ही नहीं, और वो शास्त्रों की ज्ञाता नहीं थी। अगर इस मंच पे खड़े होकर मैं ये भी आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि वास्तुशास्त्र बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है, तो मैं समझूंगी कि आज जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है इसके साथ मैंने जस्टिस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और यहाँ पे आज सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। अभिगंतम सारगर्भितम उद्बोधनम